आज हम कोडिंग की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन रुकिए, अगर आप सिंटैक्स या एल्गोरिदम सुनकर भागने वाले थे, तो ऐसा मत कीजिए। हमारे पास एक बहुत ही अनुभवी प्रोग्रामर की किताब का एक अध्याय है, जो कोड लिखने के तकनीकी पहलू पर नहीं, बल्कि उसके पीछे के इंसान पर, उसके दिमाग और उसकी आदतों पर बात करता है। बिल्कुल। ये इस बारे में कम है कि क्या कोड करना है और इस बारे में ज़्यादा है कि एक पेशेवर की तरह कैसे सोचा और महसूस किया जाता है। ये लेखक के दशकों के अनुभव, उनकी गलतियों से मिली सीख और उन निजी नियमों का संग्रह है, जो एक अच्छे डेवलपर को एक महान डेवलपर से अलग करते हैं। तो हमारा आज का मिशन है कोडिंग के पीछे के मानवीय पहलू को डीकोड करना। हम जानेंगे कि थकान, चिंता और यहाँ तक कि संगीत सुनने जैसी आम चीजें कोड की क्वालिटी पर कैसे असर डाल सकती हैं। चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। तो लेखक अपनी बात एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं, जब वो सिर्फ 18 साल के थे। हाँ, उन्होंने एक रात में बिना कीबोर्ड देखे टाइप करना सीख लिया। वो कहते हैं कि ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का आत्मविश्वास और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, एरर सेंस, विकसित करने के बारे में था। एरर सेंस, ये क्या है? एरर सेंस मतलब गलती को होते ही महसूस कर लेने की क्षमता। लेखक बताते हैं कि सुबह होते होते जैसे ही उनकी उंगली गलत बटन पर पड़ती, उन्हें तुरंत पता चल जाता था, बिना स्क्रीन देखे। एक तरह की शारीरिक समझ। अच्छा, तो ये महसूस करना महारत के लिए जरूरी है। हाँ, और उनका कहना है कि कोडिंग में भी यही सेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम वाकई बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल? मतलब हम सब जानते हैं कि ये जटिल है, पर लेखक इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रोग्रामर को एक साथ 4 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। 4 मोर्चों पर? हाँ, और ये चारों ही बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। पहला और सबसे जरूरी, आपका कोड काम करना चाहिए। ठीक है, ये तो नींव है। दूसरा, उसे ग्राहक की असली समस्या को हल करना चाहिए। अक्सर ग्राहक जो मांगते हैं, वो उनकी असल जरूरत होती नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर एक जासूस की तरह होता है, जो लक्षणों से आगे बढ़कर असली बीमारी का पता लगाता है। ठीक है, तो कोड चलना चाहिए और असली समस्या सुलझानी चाहिए। बाकी दो क्या है? तीसरा, कोड को मौजूदा सिस्टम में बिल्कुल सही तरीके से फिट होना चाहिए। आप एक शानदार फीचर बना सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरे सिस्टम को धीमा कर दे, तो वो खतरनाक है। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, आपका कोड दूसरे प्रोग्रामर आसानी से पढ़ और समझ सकें। तो ये चौथा पॉइंट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं है, ये एक तरह की सहानुभूति है। हाँ, अपने भविष्य के मैं के लिए या अपनी टीम के दूसरे सदस्य के लिए कोड लिखना, जो इसे महीनों बाद देखेगा। ये तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसे क्लीन कोड कहते हैं। और इन चारों चीजों को एक साथ साधना ही असल चुनौती है। और इसी से निपटने के लिए लेखक ने अपने कुछ नियम बनाए हैं। और यहीं पर वो सुबह 3 बजे वाले कोड की मशहूर कहानी आती है। 1988 की बात है ना? हाँ, लेखक ने लगभग 18 घंटे लगातार काम करने के बाद सुबह 3 बजे एक कोड लिखा। उस वक्त उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। बहुत समर्पित महसूस कर रहे थे, कंपनी के हीरो। बिल्कुल, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी गलती थी। उस कोड ने सिस्टम में एक ऐसी खामी पैदा कर दी जो सालों तक कंपनी को परेशान करती रही। क्या हुआ था? उसकी वजह से अजीबोगरीब टाइमिंग एरर और फीडबैक लूप बनते रहे। अनगिनत मेल मैसेज खुद को बार-बार भेजते रहते थे। सालों बाद भी लोग मजाक में कहते थे, लगता है बॉब को खुद को मेल भेजना होगा। तो मुझे लगता है सबक ये है कि बिजी दिखना और सच में प्रोडक्टिव होने में बहुत बड़ा अंतर है। वो 18 घंटे की मेहनत असल में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी। बिल्कुल, और लेखक इसी को व्यावसायिकता कहते हैं, ये जानना कि कब रुकना है। उनका नियम सीधा है, जब आप थके हों तो कोड न करें। आपका कोड खराब होगा, उसमें बग्स होंगे। पेशेवर प्रोग्रामर अपनी ऊर्जा को एक कीमती संसाधन की तरह देखते हैं। तो अच्छी नींद, स्वास्थ्य, संतुलित जीवन शैली, ये सब अच्छी कोडिंग की शर्तें हैं, कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। तो अगर शारीरिक थकावट इतनी बड़ी दुश्मन है, तो मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मानसिक थकावट भी उतनी खतरनाक होगी।
मतलब अगर दिमाग कहीं और उलझा हो, किसी चिंता में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेखक इसे वरी कोड यानी चिंता में लिखा गया कोड कहते हैं। वरी कोड। हाँ, जैसे अगर आपके अपने परिवार से लड़ाई हुई है या आपका बच्चा बीमार है, तो आपके दिमाग में लगातार एक बैकग्राउंड प्रोसेस चलता रहता है। उस हालत में लिखा गया कोई भी कोड कचरा ही होगा। मैं ये पूरी तरह से समझ सकती हूँ। जब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो मैं एक ही ईमेल को 10 बार पढ़ सकती हूँ और फिर भी समझ नहीं आता। कोड लिखने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो इसका समाधान क्या है? समाधान जबरदस्ती काम करना नहीं है। समाधान है उस चिंता को दूर करने के लिए समय निकालना। मतलब काम छोड़कर? हाँ, लेखक का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ऑफिस में कुछ घंटे बिताकर ऐसा कोड लिखना जिसे बाद में फेंकना पड़े, उससे बेहतर है कि उन कुछ घंटों का इस्तेमाल उस चिंता को शांत करने में किया जाए। अगर बच्चा बीमार है तो घर जाकर उसकी देखभाल करें। तो ये कहना कि मुझे कुछ घंटे चाहिए अपनी निजी समस्या सुलझाने के लिए, असल में एक पेशेवर व्यवहार है। बिल्कुल। अगर वो चिंता आपकी उत्पादकता को खत्म कर रही है, ये अपनी और अपनी टीम के समय की इज्जत करने जैसा है। ठीक है, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है, फ्लो जोन। हाँ। प्रोग्रामर अक्सर इसकी बात करते हैं, वो अवस्था जहां समय का पता नहीं चलता और कोड बस बहता चला जाता है। लेकिन लेखक यहां एक बिल्कुल उल्टी सलाह देते हैं, जोन से बचें। एक मिनट, क्या मुझे तो लगता था कि फ्लो जोन ही हर डेवलपर का सपना होता है। ये तो पूरी तरह से उल्टी बात है। इसके पीछे एक बहुत गहरा तर्क है। लेखक का मानना है कि जोन एक तरह की हल्की ध्यान की अवस्था है, जिसमें आप इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि आप बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जोन में आप जंगल में पेड़ों को तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप जंगल में किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल सही उपमा है। आप कोड तो बहुत तेजी से लिखते हैं, लेकिन आप उस रास्ते पर बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं जो शायद गलत हो। तो इसका समाधान क्या है? अगर जोन में नहीं जाना है तो फिर फोकस कैसे करें? इसका सबसे अच्छा समाधान है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग? हाँ, जब दो लोग एक ही कंप्यूटर पर साथ में कोड करते हैं तो वे लगातार बातचीत करते रहते हैं। ये निरंतर संवाद आपको जोन में पूरी तरह डूबने से रोकता है। अच्छा, तो ये आपको जमीन पर रखता है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्रामिंग की एक आम शिकायत यही है कि पेयरिंग उन्हें जोन में जाने से रोकती है, जिस पर लेखक का जवाब होता है, बहुत अच्छा, जोन वो जगह नहीं है जहां आप होना चाहते हैं। ध्यान भटकाने वाली एक और चीज है संगीत। मैं बहुत से प्रोग्रामर्स को जानती हूँ जो कहते हैं कि बिना हेडफोन के वे काम ही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन लेखक का इस पर भी एक बहुत ही कड़ा रुख है। उन्होंने अपना 70 के दशक का एक अनुभव साझा किया है जब वे पिंक फ्लॉयड का एल्बम द वॉल सुनते हुए कोडिंग कर रहे थे। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। बाद में जब उन्होंने उस कोड को दोबारा देखा तो उन्हें कोड के कमेंट्स में गाने के बोल और उससे जुड़ी तस्वीरें मिली। सच में? जैसे गोता लगाने वाले बॉम्बर और रोते हुए बच्चे। तब उन्हें एहसास हुआ कि संगीत ध्यान लगाने में मदद नहीं कर रहा था, बल्कि दिमाग के जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, उनका मानना है कि संगीत सुनने का काम दिमाग के उस हिस्से को व्यस्त रखता है जो अच्छी तरह से डिजाइन किए गए कोड के लिए जरूरी है। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि ये बस उनका व्यक्तिगत अनुभव हो? हो सकता है कुछ लोगों के लिए संगीत ऑफिस के शोर को बाहर रखने में मदद करता हो। ये एक जायज सवाल है और लेखक भी मानते हैं कि हो सकता है ये सबके लिए सच ना हो, लेकिन उन्हें संदेह है। उनका तर्क है कि कोडिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आपके दिमाग के सभी हिस्सों की जरूरत होती है और संगीत उसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुरा लेता है। ठीक है, तो हमने थकावट, चिंता और ध्यान भटकाने वाली चीजों के बारे में बात की, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरी तरह से तरोताजा हैं, कोई चिंता नहीं है, फिर भी कोड बस लिखा ही नहीं जाता, जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। हाँ, आप वर्कस्टेशन के सामने बैठे हैं लेकिन कोड बस शुरू ही नहीं हो रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं? लेखक के अनुसार इसके मुख्य कारण वही हैं, नींद की कमी, चिंता या कभी-कभी बस डर। लेकिन इसका एक बहुत ही सरल और हैरान करने वाला समाधान है। और वो है? एक साथी खोजें, पेयर प्रोग्रामिंग। फिर से पेयर प्रोग्रामिंग? हाँ, लेखक कहते हैं कि ये अजीब है कि ये कितनी अच्छी तरह काम करता है। जैसे ही आप किसी और के साथ काम करने के लिए बैठते हैं, वो सारी रुकावटें पिघलने लगती हैं। लेखक इसे एक शारीरिक बदलाव कहते हैं, जैसे दिमाग में किसी तरह का रासायनिक बदलाव होता है। इसके अलावा रचनात्मकता बनाए रखने के लिए लेखक क्रिएटिव इनपुट पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि रचनात्मक आउटपुट के लिए रचनात्मक इनपुट जरूरी है। बिल्कुल।
वे कहते हैं कि वे बहुत पढ़ते हैं और हर तरह की सामग्री पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के अलावा वे राजनीति, जीव विज्ञान, भौतिकी। ये बहुत दिलचस्प है कि वे विज्ञान कथा और रोमांस उपन्यास का भी जिक्र करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि समस्या समाधान के लिए सिर्फ तार्किक इनपुट ही नहीं, बल्कि कहानी कहने वाले इनपुट भी जरूरी हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। लेखक का यही मानना है। एक अच्छी कहानी में भी एक संरचना, एक तर्क और एक प्रवाह होता है, ठीक एक अच्छे सॉफ्टवेयर की तरह। अब बात करते हैं डीबगिंग की। अध्याय में 1972 की एक लंबी डीबगिंग कहानी है। हाँ, ये उस समय की बात है जब कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे। एक टर्मिनल बार बार फ्रीज हो जाता था और समस्या को खोजने में हफ्तों लग गए। हफ्तों? हाँ, हफ्तों। टीम ने लोगों का इंटरव्यू लिया, लॉग मैसेज जोड़े, बहुत कुछ किया। अंत में समस्या कोड की सिर्फ एक लाइन में मिली। सिर्फ एक लाइन में? हाँ, जहां इंटरप्ट्स को बंद किए बिना 3 वेरिएबल अपडेट किए जा रहे थे। यह भेद्यता केवल कुछ माइक्रोसेकंड के लिए मौजूद थी, लेकिन यह कभी-कभी सिस्टम को फ्रीज करने के लिए काफी थी। इस कहानी का सार क्या है? सिर्फ ये कि डीबगिंग मुश्किल है? इससे कहीं ज्यादा। सार यह है कि डीबगिंग कितना महंगा और समय लेने वाला काम है, इसलिए बग्स बनाना ही गैर व्यावसायिक है। बग्स बनाना गैर व्यावसायिक है, ये तो बहुत कड़ा बयान है। हाँ, पर सोचें, क्या आप ऐसे सर्जन के पास जाना चाहेंगे जो कहे, चिंता मत करो, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं आपको दोबारा खोलकर ठीक कर दूंगा? नहीं। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बहुत सारे बग्स बनाता है, वो गैर व्यावसायिक रूप से काम कर रहा है। ये एक बहुत ऊंचा मानक है। तो डेडलाइंस और देरी के बारे में लेखक की क्या राय है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में देर होना तो आम बात है। वे कहते हैं कि देर होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बारे में झूठ बोलना या झूठी उम्मीदें देना गैर व्यावसायिक है। उनके अनुसार उम्मीद प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है। उम्मीद? हाँ, यह उम्मीद करना कि आप किसी तरह चमत्कार करके समय पर काम पूरा कर लेंगे, यह केवल आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। तो एक पेशेवर को क्या करना चाहिए? हमेशा 3 अनुमान दें: सबसे अच्छा, सामान्य और सबसे खराब। बेस्ट केस, नॉमिनल केस और वर्स्ट केस। बिल्कुल। और इन अनुमानों को लगातार अपडेट करते रहें। जब आपका मैनेजर दबाव डाले तो अपने अनुमानों पर टिके रहें। जल्दबाजी में काम करने से केवल गड़बड़ होती है। व्यावसायिकता के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है फॉल्स डिलीवरी, यानी यह कहना कि काम हो गया है जबकि वो हुआ नहीं है। लेखक इसे सबसे खराब गैर व्यावसायिक व्यवहारों में से एक मानते हैं। ये एक झूठ है। लेकिन कभी कभी लगता तो है कि बस हो ही गया है। हाँ, और यही खतरनाक है। हम खुद को और दूसरों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो ये संक्रामक हो जाता है और पूरी टीम यही करने लगती है। तो इससे कैसे बचें? हो गया का मतलब तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसका तरीका है हो गया या डन की एक स्पष्ट और स्वतंत्र परिभाषा बनाना। यह परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे ऑटोमेटेड एक्सेप्टेंस टेस्ट द्वारा सत्यापित किया जा सके। जब सभी टेस्ट पास हो जाते हैं तभी कोई चीज हो गई मानी जाती है। अच्छा, तो इसमें राय की कोई गुंजाइश नहीं रहती? बिल्कुल। अंत में लेखक मदद करने और मदद लेने के महत्व पर भी जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामिंग एक बहुत ही कठिन काम है और कोई भी इसे अकेले पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए ये एक पेशेवर का नैतिक कर्तव्य है कि वो दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध रहे और मदद मांगने में संकोच न करे। बिल्कुल। घंटों तक अकेले एक समस्या से जूझना आपकी या टीम की कोई मदद नहीं करता। और मेंटरिंग के बारे में क्या? ये भी उसी का हिस्सा है। सीनियर प्रोग्रामर्स का कर्तव्य है कि वे जूनियर्स को मेंटर करें, उन्हें सिखाएं। और जूनियर्स का कर्तव्य है कि वे इस मेंटरशिप का सम्मान करें और उससे सीखने की पूरी कोशिश करें। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। तो आज हमने जो समझा वो ये है कि अच्छा कोड लिखना केवल कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना नहीं है। ये अपनी मानसिक स्थिति को प्रबंधित करने, आराम को प्राथमिकता देने और एक टीम के रूप में प्रोफेशनल रूप से काम करने के बारे में है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत कहानियां और नियम दिखाते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक गहरी मानवीय गतिविधि है जिसमें मनोविज्ञान और अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सिर्फ तर्क और सिंटैक्स का खेल नहीं है। ये अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी टीम के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने की कला है। आज की इस चर्चा से मेरे मन में एक अंतिम विचार आ रहा है। ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अकेले काम करने वाले प्रोग्रामर की घिसी-पिटी छवि के विपरीत सहयोग और संचार अच्छी कोडिंग के लिए कितने जरूरी हैं। पेयर प्रोग्रामिंग, मदद मांगना और मेंटरिंग, ये सब मानवीय संपर्क पर आधारित हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन या जावा नहीं,
बल्कि वो मानवीय भाषा है जिसका उपयोग हम अपनी टीम के साथ जुड़ने के लिए करते हैं। और अगर ऐसा है तो ये विचार न केवल सॉफ्टवेयर बनाने बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीमों के निर्माण के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलता है?